अच्छा, जरा गंभीरता से अगर देखिए तो क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं लगती आपको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के जाति से जुड़े वक्तव्य पर स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जितने भी देश में दलित चेतना से जुड़े और या पिछड़ों की चेतना से जुड़े संगठन हैं, वो सब अपने अपने ढंग से अपने अपने शब्दों में, लेकिन मोटे तौर पर बात यही कह रहे हैं कि भाई हमारी बात ही भागवत जी ने कही और भागवत जी के वक्तव्य से हमारा पक्ष सामने आया, मजबूत हुआ। ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्या? संघ पर अभी तक आरोप लगता रहा कि संघ सवर्ण वर्चस्व वाला संगठन है और उसमें भी खास तौर पर ब्राह्मण वर्चस्व वाला, और उसमें भी विशेष रूप से चित्पावन ब्राह्मण वर्चस्व वाला। ये संघ पर आरोप लगता रहा। आज अचानक से स्थिति ये आ गई, ब्राह्मण महसूस कर रहे हैं कि संघ ने हमारे ऊपर हमला किया, सरसंघ चालक ने। और जितने भी दलित और ओबीसी वर्ग के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, वो सब लोग थोड़े बहुत किंतु परंतु के साथ मोहन राव भागवत के उस वक्तव्य के साथ खड़े हैं और वो कह रहे ठीक वही बात कही जो हम लोग कह रहे थे। ये उल्टे बांस बरेली के कैसे हुए, ये चिंतन का विषय नहीं क्या है? क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती और स्लिप ऑफ टंग भी कुछ नहीं होता। होता है तो सिर्फ दो चीजें होती हैं, संयोग और प्रयोग। क्या भागवत जी का यह कहना कि जातियां ईश्वर ने, भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई? फिर पंडितों के अर्थ में अलग अलग धारा है। संघ ने बाद में एक स्पष्टीकरण दिया था कि हम पंडितों का मतलब हमारा ये था कि विद्वान। बहुसंख्यक लोगों ने समझा ब्राह्मण। खैर, ये वक्तव्य उनका जब आया तो उसके बाद आप जितने भी हार्डकोर दलित लीडर्स देखिए, हार्डकोर ओबीसी लीडर्स देखिए, वो सब लोग उस बयान को इंडोर्स कर रहे हैं, उस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। इससे पहले कभी आपने ऐसा सुना था क्या? ये अनुलोम विलोम है, ये शीर्षासन है, ये सिरहाना जिधर होना चाहिए उधर पैताना वाला प्रयोग है। क्योंकि यही भागवत जी हैं जो बिहार चुनाव के समय जब इन्होंने आरक्षण पर एक वक्तव्य दे दिया था तो देश भर के दलित और पिछड़ों के निशाने पर आ गए थे और दलित और पिछड़ों ने एक स्वर में कहा था कि संघ दलित पिछड़ों के विरोध में है। आज 360 डिग्री घूम गया मामला। हम आज इस विषय पर कुछ समझने आए हैं कि ये यूं ही घूम गया क्या? अचानक से भागवत जी के मुंह से निकल गया क्या इतनी लंबी बात? आपको ऐसा लगता है क्या? क्या इस बात को माना जा सकता है या ये एक सोचा विचारा अटेम्प्ट है, वेल प्लान्ड अटेम्प्ट, कि भाई एक बड़ा पत्थर समुद्र में उछाल कर देखो देखो क्या क्रिया प्रतिक्रिया आती है? क्योंकि राजनीति होती है संख्या से और संख्या ही सत्ता का निर्धारण करती है। और संख्या को जब अगर आप देखने चलेंगे तो पिछड़े और दलित मिला के इस देश के बहुमत की संख्या से पार हो जाते हैं।
अगर 51-49 का खेल है लोकतंत्र, तो पिछड़े और दलित मिला के 51 पार कर जाते हैं। तब क्या संघ परिवार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उसने दलित और पिछड़ों को ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमने अपना मन मिजाज बदला है कुछ, और हमारे ऊपर जो अभी तक आरोप लगता रहा उसमें सच्चाई है नहीं है, वो उस बहस में मैं आज नहीं जाऊंगा कि संघ ब्राह्मण वर्चस्व वाला संगठन है तो लो, अब ये नई तजवीज देखो, हम नया फार्मूला लेके आए हैं, इसको समझो। और जब देश भर में ब्राह्मणों ने संघ के विरुद्ध एक अभियान चलाया इस वक्तव्य के बाद मोहन राव भागवत के, तो कम से कम एक बात तो है कि भाई अब ये तो कोई नहीं कहेगा हाल फिलहाल कि ब्राह्मण वर्चस्व वाला संगठन है संघ, या ब्राह्मणों को का ही संगठन है संघ, ऐसा तो नहीं फिर कोई कहेगा। अब तो लड़ाई हो गई। और स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जितने भी दलित और पिछड़ों के नेता हैं और संगठन हैं, वो सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं। क्या ये प्रयोग है देश की बहुसंख्यक आबादी को एक बड़ा मैसेज देने के लिए? यही है आज का सवाल। अब भागवत कथा के बाद दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति ये कि पिछड़ों को, दलितों को, उनके संगठनों को सरसंघ चालक के वक्तव्य पर भरोसा हो जाए और वो कहें कि भाई अब मामला ठीक हो गया। ठीक, एक तो ये स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति बनती है कि नहीं, जिसकी संख्या, किसकी संख्या कितनी है, इसका एक बार लिखत पढ़त में आंकड़ा सामने आना चाहिए, यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दो ही स्थितियां बनती हैं लॉजिकल तरीके से। लोधी साहब, आपसे बात शुरू करता हूं, फिर बाकी तो राजनीतिक लोग हैं, है ना, सीधे सीधे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जन्म से अब तक ये आरोप लगता रहा कि वो ब्राह्मण वर्चस्व का संगठन है। ठीक, और उसके पक्ष में लोग जब बोलते थे तो ये कहते थे इस आरोप के कि रज्जू भैया राजेंद्र सिंह को, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को छोड़कर एक भी नॉन ब्राह्मण संघ का मुखिया नहीं बना इतिहास में। अब ये मामला जो मोहन राव भागवत बोलेगे कल, इसके बाद तो जहां सिरहाना था वो पैताना हो गया, पैताना सिरहाना हो गया। देश भर से मौर्य जी के पक्ष में आदमी खड़ा हो रहा, वो अरे इनके राव भागवत जी के। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे कि देखो जो हम लोग कह रहे थे वही तो भागवत जी ने कहा। ये अनुलोम विलोम को किस रूप में देखा जाए? ये सियासी मामला है, क्या है लोधी साहब? अशोक यादव जी, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि दलित और पिछड़े वर्ग के जो संगठन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने किसी सरसंघ चालक के बयान पर प्रसन्नता जाहिर की हो और कहा कि हाँ ये हमारी इनकी बात एक ही है। ठीक, कि ये जो एक सवाल सुनो, ये जो बड़ा शिफ्ट है इसको कैसे देखा जाए? एक, क्या ये जातिगत जनगणना की मांग जो क्षेत्रीय दलों की है, चाहे वो स्टालिन हो तमिलनाडु में, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, जो मांग है बिहार कर ही रहा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए ये स्टैंड है? कैसे देखा जाए? मैं बाकी दो आरजेडी और कांग्रेस के पास चलूं, उससे पहले बीजेपी के पास आता हूं। भाई मनीष जी, जो आपका परंपरागत समर्थक वर्ग था, जिसमें स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मण एक बड़ा वर्ग था, वो कल से आपके खिलाफ मोर्चा खोले हैं, संघ के खिलाफ। ठीक, पिछड़े और दलित, उनके लिए एक मैं देख रहा था एक नया नारा क्वाइन बना है, ना ऊंच न नीच, न जात न पात, संघ की केवल एक ही बात। ठीक, उसके पोस्टर्स भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर। ये जो मामला है, क्या इसमें ये भी देखा गया होगा कि भाई नाराज होगा ब्राह्मण? भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा है? बहुत छोटा सा। ठीक,
और दलित और ओबीसी बड़ा समुद्र है, तो अगर वहां से एक कुछ झुकाव बढ़ता है तो गणित के लिहाज से बहुत अच्छा मामला है। क्या ये चीज वैसी है मनीष जी जो बाकी लोग भी कह रहे हैं? बात ठीक है, एक नारा कांशीराम ने दिया था, सब जिसकी जितनी हिस्सेदार भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक बात है। लेकिन ये अंतिम सच नहीं है राजनीति में। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो उनकी जात बिहार में बहुसंख्यक नहीं थी, पिछड़ों में, ठीक समझ लीजिए। राजस्थान में अशोक गहलोत, उनकी जात तो 1% भी नहीं है, इसलिए ऐसा भी नहीं होता बाबू, ठीक, ये इस बात को समझो। भाई चितरंजन जी, भाजपा कह रही है कि जो बात सपा बसपा आरजेडी जेडीयू कांग्रेस कहते रहे वही बात मोहन भागवत जी ने कह दी, तो अब काहे की लड़ाई, अब तो स्वागत करो। जब वो नहीं कहते थे तो आप उनके खिलाफ खड़े होते थे, अब उनने कह दी तो अब सब एक हो जाओ, फिर क्या दिक्कत है? चितरंजन जी, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा, होनी चाहिए। एक बात कहूंगा भाई, आपकी पिच यानी जेडीयू आरजेडी डीएमके समाजवादी पार्टी, ये जो पार्टियां, इनकी जो पिच है उस पर अगर आके एक गेंद मोहन राव भागवत ने भी खेल ली तो क्या दिक्कत है भैया? पिच तो सबके लिए खुली है, चाहे जा खेलो। यह दाव इनका उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़े सीधा पड़े वो जानेंगे। अब लेकिन पिच पे रोक तो नहीं हो सकती ना, सब खेल सकते किसी भी पिच पर, ठीक। रत्नाकर जी, वही प्रश्न आपसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दो काम किए, मतलब सरसंघ चालक के वक्तव्य में दो बातें साधने की कोशिश हुई। एक, हम यानी संघ ब्राह्मण वर्चस्व वाला संगठन नहीं, वो एक तो उन्होंने इससे सिद्ध करने की कोशिश की, ब्राह्मणों को लपेट के, पंडितों को लपेट के, उसको कुछ भी कहिए, ठीक ना। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, एक मिनट सुन लो ताकि अच्छे से जवाब दे पाए। जो विरोध कर रहे हैं वो ब्राह्मण है, संघ ने क्या सफाई दी संघ जाने, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो ब्राह्मण है, इसका मतलब ब्राह्मणों को लगी बात, ठीक। दूसरा, देश की जो बहुसंख्यक आबादी है दलित और पिछड़ों की, उसको उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमको पहले वाली स्थितियों में मत आकिए, हम जात पात नहीं मानते, चूंकि हम मानते हैं कि तो ब्राह्मण पंडितों का बनाया हुआ जाल था और हम इसके खिलाफ हैं। अब इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं, और इसमें 2024 का जो समीकरण है वो कैसे फिट करते हैं? रत्नाकर जी, मैं सवाल ये समझना चाह रहा था, मोहन भागवत ने किस लिए कहा, ये तो हम ही थोड़ा बहुत बता पाए जितनी मेरी बुद्धि है। हम समझना चाह रहे थे कि इससे 24 पर क्या असर पड़ता है, कांग्रेस क्या देख रही है, और कांग्रेस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि उसको भी चुनाव लड़ना है, ठीक। उस पर अगली बार आइएगा तो उस पर बोलिएगा। बाकी मोहन भागवत का क्या कहा वो तो हम बता ही रहे हैं, भाजपा का ही रही है उनकी आनुषंगिक संगठन। AK लोधी जी, दो बातें हैं जो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को समझ में आती हैं। अगर मुझसे कहा जाता कि भाई जाति प्रथा पर निर्णायक फैसला करना है क्या, तो मैं दो रास्ते मेरे पास होते, या तो मैं कहता कि संवैधानिक तौर पर जाति को समाप्त घोषित कर देता हूं, ठीक, सब एक साथ, ठीक, सारे संगठन बंद, प्रतिबंधित, कुछ नहीं, सब बंद करो, एक रास्ता, ठीक, सारा भारत एक हो जाता। दूसरा रास्ता यह है कि भाई इस विवाद को समाप्त करने के लिए बार बार भागीदारी की, हिस्सेदारी की बहस होती है, हम जातिगत जनगणना करा लेते हैं, ठीक। मोहन राव भागवत के इस बयान में इन दोनों विकल्पों की तो कोई संभावना आपको दिख रही है क्या, या नहीं? लोधी साहब, एक सवाल मुझे याद आ गया, आपसे पूछ लूं, राजनीतिक लोगों से नहीं पूछूंगा। वो 31 में जो जनगणना अंग्रेजों ने कराई जात की आधारित, उसमें 4147 जातियां पाई गई भारत में, ठीक। मेरी सामान्य समझ ये कहती है कि जनसंख्या बढ़ती है, जातियां तो नहीं बढ़ सकती। जाति कोई पेड़ पौधा तो है नहीं कि बढ़ते गए जंगल हो गया। बात सुन लो पहले, ठीक। अब कहीं जा रहे जो समझदार लोग हैं वो करें 7000 तो मिनिमम मानो,
कोई उससे भी बहुत आगे चला जा रहा है। तो मैं ही नहीं समझ पा रहा कि 1931 के बाद से अब तक जो जातियों की संख्या में हजारों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, ये किसने की? लोधी साहब, स्वाभाविक है ये ब्राह्मणों की तो हुई नहीं होगी। अगर मैं मोहन राव भागवत की बात भी मान लूं तो पंडितों के किए तो हुई नहीं होगी। ये जातियां मान लीजिए 4000 से 8000 7000 भी हुई हूं, तो भी कहां से बढ़ी, कैसे बढ़ी? जाति बढ़ने का मैकेनिज्म क्या है? एकेश लोधी, ना आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैंने ओबीसी दलित की बात ही नहीं की। ना आप मेरी बात नहीं समझे। लोधी जी, आप बात नहीं समझे। मेरा सवाल समझ लो, तब जवाब दे पाओगे। मेरा प्रश्न था 31 की जनगणना में ब्राह्मण से लेके और सब अंतिम जात तक सब मिला के 4147। इस बात को दिमाग में रखिए। अब कोई 7 बता रहा है, कोई 70,000 बता रहा है जातियां। ठीक, ये जो जातियां बढ़ी हैं, ये कैसे बढ़ी? जातियां तो नहीं बढ़नी चाहिए, जनसंख्या बढ़ती है, जातियां कैसे बढ़ जाएंगी? लोधी साहब, क्योंकि मैं चौंका जब मैंने जरा इस पर समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा आदमी बढ़ सकते हैं, रत्नाकर जी जात तो नहीं बढ़ सकते। आज की तारीख में जो आंकड़ा है वो हम बता दें। रत्नाकर जी रुको एक सेकंड, फिर मनीष पांडे जवाब देंगे जो कांग्रेस ने कहा। आज की तारीख में जो आंकड़ा है उसमें 44% से ज्यादा ओबीसी वोट भाजपा को मिला 2019 में। ठीक, इसलिए ये, और कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसको ओबीसी वोट भाजपा से ज्यादा मिला हो देश में। ठीक, इसलिए ये कहना कि भाजपा से जनाधार खिसक गया, ऐसा बात नहीं। किसी कांग्रेस के पास तो नहीं आया ना कुछ भी, इसलिए वो ऐसी बात नहीं है। और दलितों में भी, एक मिनट रुक जाओ बाबू, दलितों में भी मेरी बात कटेगी नहीं, चाहे दिन भर गूगल देखो, रात भर। ठीक, मेरा आंकड़ा कभी नहीं कटता। और दलितों में भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक प्रतिशत में वोट हुआ है, तो ये तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए मनीष पांडे, मनीष जी एक प्रश्न है, फिर मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की, विभिन्न राज्यों में और विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से उठाई जा रही इस मांग को स्वीकार करने के पक्ष में है कि हां, देश में जातिगत जनगणना करा लेनी चाहिए? कौन कितनी संख्या में है उसका एक लिखत पढ़त में आ जाए, अंदाजा लगा के क्यों काम हो? मनीष पांडे जी, भाई अभी नहीं रत्नाकर जी ने। अशोक यादव जी, भाजपा कह रही है कि जब समता मूलक समाज बनाना है तो फिर जातिगत जनगणना क्यों? अशोक यादव, भारतीय जनता पार्टी मोहन राव भागवत के बयान से सहमत है, लेकिन वो कह रही है कि मामला जब समता मूलक समाज का है और सब काम 100% के लिए हो रहा है, तो फिर अलग से जाति गिनने का काम क्यों? चित्ररंजन जी, ना बजट पे मत जाइए भैया। चित्ररंजन जी, ना बजट पे टाइम नहीं है जाने का। इस पर डिबेट करवा लीजिए। ठीक है, कराएंगे। चित्ररंजन जी एक बात कहूं, चित्ररंजन जी एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। रत्नाकर जी अभी आपके पास नहीं आएंगे ना, एक सवाल है। चित्ररंजन बाबू एक बार रुकना होगा। एक ना मनीष, अभी नहीं आपके पास आएंगे, नो मनीष की आवाज नहीं जाएगी। चित्ररंजन जी एक बार रुकिए, मेरा एक प्रश्न है उसको लीजिए, अब रुक जाइए। बिहार में जब से सरकार बनी पहली, तब से लेके आज तक 37 साल, सुन लीजिए ध्यान से, 37 साल पिछड़े वर्ग का चीफ मिनिस्टर रहा। 37 साल वहां पिछड़े मुख्यधारा में आ गए कि नहीं? और अगर नहीं आए तो वो मुख्यमंत्री करते क्या रहे? चित्ररंजन जी, नहीं, जवाब सुन लीजिए। बोलिए, सवाल किया, बताइए। इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि जब जातीय जनगणना हो। अरे भाई, जनगणना नहीं, मैंने जो बात किया उसका जवाब दीजिए। जनगणना का तो प्रश्न पूछा नहीं मैंने। आखिर कैसे नहीं, जब जातीय जनगणना आ जाएगी, जब बात कर रहे हो, पता चल जाएगा कि बनाया जाएगा। आप बात घुमा गए, ऐसे नहीं चलेगा। नो, रोक दीजिए आवाज, गलत। मैं लोधी साहब, एक यही प्रश्न आपसे, चित्ररंजन बाबू तो ठेठ पॉलिटिकल आदमी है, वो तो अपनी बात कहेंगे। मैंने सवाल दूसरा पूछा, 37 साल, ठीक, 73 साल कुल हुए, उसमें 37 साल ओबीसी चीफ मिनिस्टर रहा बिहार में। किसी राज्य में 37 साल ओबीसी के पास सत्ता रहे, तब तो ओबीसी को मिनिस्ट्री में आ जाना चाहिए था। नहीं,
फिर तो कोई पिछड़ा नहीं रहना चाहिए था। लोधी जी क्या कहते हैं आप? 37 साल बहुत लंबा टाइम होता भाई साहब, लगभग 4 दशक। एकेश लोधी जी, एकेश लोधी आप सुन रहे हैं मेरी बात? तो जवाब दीजिए, नहीं तो दूसरे से पूछूं। नहीं, ये आपकी ये जानकारी गलत है कि अभी साल 1.5 साल से ही लोग नींद से जागे, ऐसा नहीं है जी। पिछड़ों के बहुत आंदोलन हो गए और सबसे बड़ी जागृति आई थी विश्वनाथ प्रताप के समय, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। आप बता रहे हो साल भर पहले से महाराज कैसी बात करते हो? आप कैसे संगठन चलाओगे बताओ? 90 के बाद जो बदलाव हुआ है। अरे रुको भाई, अच्छा लोधी साहब एक सवाल और पूछ लूं, आप क्योंकि संगठन चलाते हो। एक मिनट रुको, अरे भाई लोधी साहब एक मिनट रुको, मेरी बहस में थोड़ा फोकस्ड सवाल खटखट तो उसमें लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। एक सवाल और पूछ लेता हूं, आप चूंकि संगठन चला रहे हो, क्या आप इस बात से सहमत हैं? एक बड़ी थीसिस ये भी है कि आरक्षण का जो वो था कंटेनर जिसमें अचार था है, उसको हिलाते रहना चाहिए था, धूप दिखाते रहना चाहिए था, हिलाया नहीं गया। इसलिए असंख्य जातियां ऐसी हुई जहां तक रोशनी नहीं पहुंची। इस बात से सहमत है हाँ या ना? लंबी तकरीर नहीं, सिर्फ इतना बताइए हाँ या ना। हाँ, हाँ, इससे सहमत है जी। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि लड्डू बार बार आया डब्बा, लेकिन जो 4 लोग आगे खड़े थे वो ही ले गए, पीछे वाले को तक लड्डू मिला ही नहीं। समस्या तो ये भी है लोधी साहब। सर आवाज कट रही है आपकी। ठीक है चलिए, आवाज कट रही है, हम तक पहुंच नहीं पा रहे। अशोक यादव एक प्रश्न वही था कि बाकी सब ठीक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई जब हम सबके लिए काम कर रहे हैं, उनका क्लेम है ठीक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो फिर जातिगत जनगणना की बात क्यों, अलग अलग क्यों गिनेंगे? हम तो सबको ही मान रहे 100%। यादव जी अच्छा एक बात बताओ, सत्ता का सुख कौन नहीं लेता? अशोक यादव एक बात बताओ, कौन नहीं लेता सत्ता का सुख? कौन नहीं लेता भैया? कौन टाट पहनता है बाबा जी गुरुदेव की तरह? बताओ ना हमको। सत्ता का सुख सब 2-2 चक्कर करोड़ की गाड़ियों में घूमते हो। यही प्रश्न बड़ा है, यही प्रश्न। एक बार रत्नाकर भाई बीच में नहीं बोलो यही प्रश्न बड़ा है। जो बात अशोक ने 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कही, वो संदर्भ अलग है, उस पर आज नहीं जाना मुझे। वही बात राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी है, ठीक ना? उत्तर प्रदेश को लीजिए, ठीक, दलित और पिछड़े, ठीक। एकेश लोधी अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिए। इसमें सैकड़ों जातियां हैं, सैकड़ों उपजातियां हैं क्या? लेकिन सारी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी सरकार की हुकूमतें किनके पास रहीं? सिर्फ 2 के पास, ठीक। वो बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि अचार हिलाया जाए, जो नीचे है उसे तो धूप लगी नहीं रही। मनीष पांडे जी ये हिम्मत आप भी नहीं कर पाते हो, कोई नहीं कर पाता। जो ऊपर लड्डू खा रहा है वही खाई जा रहा है क्या? जो पीछे खड़ा वो खड़ा ही है क्या? रंजन जी ये सवाल है, जवाब दीजिए। रंजन जी जवाब दो। बहुत सारी चीजें मुझे कहना है। रत्नाकर जी आएंगे अखबार साहब, मेरी बहस का एक तरीका है। रुकिए, ये चितरंजन जी, वो मनीष पांडे कह रहे हैं कि जनगणना का रिजल्ट आ जाएगा मार्च तक, नीतीश बाबू जो करा रहे हैं, उसमें जो सबसे पिछड़ी जातियों में जो सबसे पिछड़ी जाति होगी, क्या उसके सम्मान में तेजस्वी अपना पद उसको दे देंगे? ये पूछ रहे हैं रत्नाकर सिंह। एक बात हो रही है कि पिछड़ों की जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो जाए और सबको प्रतिनिधित्व मिले। केवल तस्वीर साफ देखने के लिए नहीं हो रही इतना बड़ा काम, सबको प्रतिनिधित्व ठीक से मिले। लेकिन हमारा अभी तक का तजुर्बा ये बताता कि हिंदुस्तान में लोधी जी आएंगे आपके पास, पिछड़ों के और दलितों के उस पर नाम पर, सामाजिक जागरण सामाजिक चेतना के नाम पर कुछ परिवारों ने सत्ता की कुंजी अपने हाथ में स्थायी तौर पर रख ली, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में भारत में। वो अब उनके घर से बाहर नहीं निकल पाई सत्ता। हम चाहते थे समाज में जाए, इसीलिए मैंने कहा 37 साल पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री एक राज्य में, क्या
और उस राज्य की स्थिति ये कि वो राज्य इतना पिछड़ा। रत्नाकर सिंह, एक सवाल मैं लोधी साहब से लूंगा। एकेश लोधी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए जी। मनीष बाबू, रुकना होगा। लोधी जी, अब रुकना होगा। एक बात नहीं समझ आई मेरे, सारे नेता कहते हैं कि जरा जानकारी हो जाए, जनगणना आ जाए तो देखूं। मैं तो नेता नहीं, नेता तो ये कहता मैं दिन भर घूमता हूं, समाज की नब्ज मुझे पता है। लोधी जी, आप भी सुनिए ध्यान से, ठीक? आप कागज देख के जानोगे सबसे पिछड़ा कौन है, जिसके घर आज तक धूप नहीं पहुंची। कागज देख जानोगे तो आप काहे के नेता, घर बैठो यार, फिर आप नेता नहीं है, आप डीलर हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते। क्या यह सच नहीं कि इस देश में पिछड़ों की और दलितों की जो असंख्य जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनमें से किसी भी राज्य में कहीं ले लीजिए, कोई ले लीजिए, किसी भी स्थिति में राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर केवल 2 या 3, 4, 5 मैक्सिमम जातियां होंगी जिनके हिस्से में रही अब तक, इतने 7 दशक में। ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए। ये पाप है, ये पाप था, ये पाप है और ये पाप रहेगा। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, कहीं चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, करुणानिधि का परिवार। जातियों में ऐसा भाव क्यों नहीं रखा जातियों ने कि भाई हम काफी देर भोग लिए राज, अब तुम आओ, फिर तुम एक समय तक रहो, फिर तीसरा आए, ताकि इंपावरमेंट जो है वो सबका होता चले। बोले ना, कुर्सी पर हम ही रहेंगे, बाकी बतासा तुम सबको बंटवाएंगे। क्यों भाई, बतासा क्यों बंटवाएंगे? लड्डू क्यों नहीं खाएं? वो खुद क्यों नहीं कुर्सी पर बैठे? खुद क्यों नहीं कुर्सी पर बैठे? ये बड़ा सवाल नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज ये सवाल नहीं पूछे। लोधी साहब, आप तो ओबीसी के संगठन चलाते हो, जाति की समझ रखते हो, और ओबीसी में मैं 20 जातियां गिना दूं, 20, जिनके घर में कोई रोशनदानी नहीं लगा सियासत का, वो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हैं। बिहार में एक नीतीश जी, एक लालू जी, बस दो ही ना, दो ही जातियां हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, दो ही जातियां हैं पूरे बिहार में, पिछड़ों में, दलितों में मिला के, और जीतन राम मांझी 3 मान लो, रामविलास अब तो रहे नहीं, ठीक ना, बस उतरे हैं, यही 4 जातियां हैं। और जो 4000 जातियां पीछे खड़ी वो कब आगे आएंगी? इसके लिए मन बड़ा होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो? संख्या पता लग जाए, इसमें क्या आपत्ति है? ये अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, संख्या पता लग जाने के बाद भी अशोक यादव जी, एकेश लोधी जी, चितरंजन जी, रत्नाकर और अशोक और मनीष पांडे, सबसे कहूंगा, जब तक नेताओं का अभी सत्ता पर अलग अलग स्थानों पर जिनके पास ताकत है उनका मन बड़ा नहीं होगा, लोधी जी लिख लीजिए मेरी बात है, उन रिपोर्टों से भी कुछ हासिल नहीं होगा। वानप्रस्थ जाने के मन बनाया है क्या किसी ने कि भाई ठीक है हम छोड़ देंगे राजपाट, हम पीछे वाले को ले आएंगे? कोई कह रहा है ऐसा? कोई करेगा ऐसा? बताओ। नहीं ना। अभी राजू भैया से कहेंगे तुम आप टिकट न लो, बहुत लड़ाई लिए, मान जाएंगे? नहीं ना, नहीं मानेंगे ना लोधी साहब, नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। क्या? क्यों भाई? और जातियां नहीं हैं। अब मैंने एक उदाहरण लिया, उदाहरण में मैं नाम लेके जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे दिया। क्या उनका तो एम्पावरमेंट हो चुका कि कुछ बचा है? नहीं ना।
सब कुछ रह लिया, गवर्नर, केंद्रीय, ये मुख्यमंत्री, राज्य में मंत्री, सांसद, विधायक, सब हो लिया, कुछ बचा तो नहीं है। एकेश जी कुछ बचा है नहीं ना? अब तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 2 ही कुर्सी बची थी, ठीक, छोड़ सकते हैं। अशोक यादव के परिवार में कोई छोड़ सकता है? बताइए, इनसे पूछिए। नहीं, लट्ठम लट्ठा हो जाएगी, रिपोर्ट में माचिस लग जाएगी, लेकिन मानेंगे नहीं। सच्ची बात करो ना, चूंकि मन बड़ा नहीं है नेताओं का, मैं दूसरे ढंग से इस बात को कहता हूं जो आप लोग नहीं कह पाओगे, आपके अंदर साहस नहीं आएगा। चूंकि भारत में जाति के नेताओं का मन बहुत छोटे हैं, इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपके मन बड़े होते तो जनगणना की जरूरत ही नहीं थी जाति की। फिर हर आदमी को मंच पर आसन मिल चुका होता बारी बारी। रोटेशन क्यों नहीं है भाई? अनंत काल तक एक ही रहेगा, बाकी जातियां झुंझुना बजाएंगी, पालकी उठाएंगी आपकी। लोग, एकेश लोधी जी, बड़ा कठिन सवाल मैंने खड़ा कर दिया है ना? हम बड़े से बड़े होते जा रहे, पीछे जो नंगा खड़ा है उसके लिए कुर्सी देने को तैयार नहीं। भाषण धुआंधार दिए जा रहे हैं, भाषण में बिल्कुल हिमालय हिला दे रहे हैं। ये तो बौद्धिक बेईमानी है ना मित्र। आप मुझे बताइए ना, हिंदी हार्टलैंड के 2 सबसे बड़े राज्यों की मैंने बात कही जहां जाति चेतना बाकी भारत से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश और बिहार। लालू जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, 4, कल्याण सिंह जी को जोड़ लो 5। गलत तो नहीं कह रहा भैया यादव जी? ना ना, पिछले 50-60 साल का यही गुणागणित है। इसलिए मैं कहता हूं, दरवाजा खोलिए, मन बड़ा करिए, जनगणना हो जाए, क्या दिक्कत है? जनगणना में छुपाना क्या है? मैं समझ नहीं पाता भारतीय जनता पार्टी उसमें डिफेंसिव क्यों होती, क्या छुपाना चाहते हैं आप? जो सबको मालूम है वो कागज पे आ जाएगा, इतनी सी तो बात है। कुछ भला होगा, और नहीं भी भला होगा तो इससे बुरा क्या होगा जो अब है। मुझसे कहा जाता है कि देश में 7,000, 8,000, 10,000, और सुशील मोदी कह रहे थे 46 लाख। भगवान जाने वो कहां से लाया आंकड़ा, क्या इतनी जातियां हैं? मैं पिछले 70 साल का भारत का राजनीतिक मानचित्र देखता हूं तो कितनी जातियों का वर्चस्व रहा है कुल? 100 भी नहीं होंगी, ठीक ना? तो बाकी सब तो पीछे बैठी है, मैदान से बाहर। सबको मैदान में लाना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जिनको देना है अपने हाथ से, उनका हाथ तो खुलना चाहिए देने के लिए। हाथ ही नहीं खुलेगा तो क्या देंगे? और मैं इस बात से सहमत नहीं कि द्रौपदी मुर्मू के बनाने से क्या हुआ। उस वर्ग से जाके पूछिए उस वर्ग को कैसा लगा। एक तो वो वर्ग, ऊपर से महिला, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। कभी सोचा होगा उन्होंने? नहीं। परिवारवाद के चौखट से सामाजिक न्याय को बाहर निकालना होगा। सामाजिक न्याय अगर परिवारवाद की चौखट का बंधक हो जाएगा तो वो अपने वास्तविक अर्थों तक नहीं पहुंचेगा। ये लिख लीजिए। अशोक यादव जी, बात कड़वी है, लेकिन आपके लिए भी है, और चितरंजन बाबू के लिए भी, रत्नाकर जी सब, और मनीष के लिए, सबके लिए है। बात कड़वी है बाबू, हम जानते हैं, लेकिन है। बुखार जब तेज हो तो गोली कड़वी खानी पड़ती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तब पूरी होगी जब वो परिवारवाद के चक्रव्यूह से बाहर खड़ा हो जाएगा जाके। नहीं मानते। एक सीट है फर्रुखाबाद में,
मोहम्मदाबाद, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। कैसा सामाजिक न्याय हुआ यादव जी? देखो क्या 16 चुनाव हुए लोधी जी वहां अब तक, कितने? 16 विधानसभा के, उसमें 13 में बाप बेटा नाती पोता ही लड़े। क्या? वो भी सामाजिक न्याय के नाम पर है? बताओ भैया, अब इसके बाद क्या कह, कुछ बचा कहने को? अरे उनके ही वर्ग में कोई दूसरा नहीं मिला। 16 में 13 चुनाव रत्नाकर बाबू एक ही परिवार ने लड़ लिए, पिता पुत्र नाती पोता। क्या? और किस नाम पर? सामाजिक न्याय। यादव जी समझ रहे ना आप? मैं कहता था कि ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये सामाजिक न्याय के नाम पर छलावा है। मैं जातियों को नाम लेकर उल्लेख नहीं करना चाहता, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। वो कहां है? अगर उनका कोई एमपी एमएलए बन भी गया तो उसको भूमिका नहीं दी किसी पार्टी ने महत्वपूर्ण। अगर बन भी गया गलती से किसी समीकरण के तहत तो भूमिका नहीं दी। लोकतंत्र को विस्तारित करिए, उसको बंधन से मुक्त करिए, पांव में बेड़ियां मत डालिए परिवार की। कितना बड़ा दलित समुदाय है देश उत्तर प्रदेश का, है कि नहीं है? है ना? 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी नहीं। कभी ऐसा प्रयोग हो जाता कि किसी दूसरे को बना देती अपने आशीर्वाद से, हाथ पकड़ के बैठाल देती किसी वाल्मीकि के लड़के को, तो ज्यादा बेहतर नहीं होता है लोधी जी? समाज और ज्यादा विस्तारित नहीं होता? इंपावरमेंट और ज्यादा नहीं होता नीचे तक? अगर सत्ता एक घर से दूसरे घर ही घूमती रहेगी, वही 4, 6, 8 बड़े घर। क्या पंजाब में वर्षों तक क्या हुआ? बादल और अमरिंदर, बादल और अमरिंदर। उसी में सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, समाजवाद सब ध्वस्त हो गया है। हुआ ना? राजस्थान अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, 25 साल हो गए। कितने? 25 साल। ये सामाजिक न्याय है? अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे, 5 साल वो 5 साल वो। लोधी साहब, ये सामाजिक न्याय है? ऐसे सामाजिक न्याय को मेरा प्रणाम। हम ऐसे सामाजिक न्याय को चिमटे से भी नहीं छुएंगे, चाहे आप लोग अनशन करो। हम चिमटे से नहीं छुएंगे। सामाजिक न्याय वो है जो परिवार की बेड़ियों से बाहर जाए। ये सूर्य की तरह होना चाहिए जिसकी रोशनी में भेदभाव नहीं हो। तब हम कह सकते हैं कि हम उन पुरखों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी इस देश में। हम अपने अपने परिवार की लड़ाई को सामाजिक न्याय की लड़ाई का नाम दें, ये शोभा नहीं देता किसी दल को। सच्चाई क्या है? हम अपने परिवार की व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक न्याय का नाम दे देते हैं। क्या? अभी एकेश लोधी जी को मान लीजिए इस संगठन से हटा दिया जाए, ओबीसी महासभा के अध्यक्ष पद से, तो ये अगर कहेगा अग्निहोत्री जी ये खबर चला दो कि भारत भर के पिछड़ों के ऊपर हमला, तो मैं कैसे चला दूंगा? अरे आप हटाएंगे कुर्सी से, पिछड़ों पर हमला कैसे हो गया? लोधी साहब समझना पड़ेगा ना, क्यों हटाए गए? नहीं, इससे बड़ा नुकसान होता है जब हम व्यक्ति को ही समाज का पर्याय मान लेते हैं। समाज बड़ी चीज है, व्यक्ति छोटा होता है। किसी व्यक्ति को समाज का पर्याय मत मानिए। मैं कहूंगा भारत के समाज से, आप हैं तो व्यक्ति है। आप अपना आशीर्वाद पीछे हटा लेंगे, व्यक्ति जमीन पर आ जाएगा। ये ताकत जनता को समझनी होगी, पिछड़ों को समझनी होगी, दलितों को समझनी होगी, तब जाके भारत में आप मानकर चलिए सही मायने में सामाजिक न्याय की अवधारणा स्थापित होगी योगी साहब। वरना तो यही होता रहेगा, कभी एक्स के पास सत्ता, कभी वाई के पास सत्ता। तू मेरा ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूं। धन्यवाद।